अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अब्दुल मन्नान, Present, sir. अजवा, अजवा मनाल, अलीजा, Present, sir. अमाइम अबूजर, अमाइम अबूजर, अंसा, Present, sir. अंजा जावेद, Present, sir. अक्सा, जी सर। बरीरा, Present, sir. फिजा, Present, sir. हादिया, Present, sir. जवेरिया, Present, sir. खदीजा, Present, sir. किंजा, Present, sir. कनीज, Present, sir. मरियम महमूद, Present, sir. मारवा आबिद, Present, sir. मरियम बीबी, Present, sir. मिनाहिल फातिमा, Present, sir. मोहसिन फारूक, मोहसिन फारूक, प्रेजेंट। मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद हुसनैन, Present, sir. मोहम्मद रिजवान, Present, sir. मोहम्मद हाशिर, Yes, sir. मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान, Present, sir. मुज़य्यन, Present, sir. नदीम, Present, sir. निमरा, Present, sir. निमरा सिद्दीक, निमरा सिद्दीक, नूर, नूर, उसामा, Present, sir. रमला, Present, sir. रिदा, Present, sir. रुमैसा, Present, sir. सबा, Present, sir. समीउल्ला, समीउल्ला, सना, Present, sir. सोहा, सोहा, सैयद मोहम्मद रजा, Present, sir. तस्कीन, Present, sir. जैनब। Present, sir. अब वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस क्लास में एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अजवा मनाल, अमायम, Sir, here. अमायम ओके, अमायम के प्रेजेंट हो गई है। मोहम्मद अफजल, निमरा सिद्दीक, नूर, समीउल्ला,
सोहा, Present, sir. Sohail is present. सोहा, ये बताएं लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था? सर मैं लास्ट क्लास में एब्सेंट थी। उसके बाद अंसा, जी सर। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था और आपने उसमें क्या सीखा था? सर बड़ा कुछ सीखा। तो वही बताना है जो बड़ा कुछ सीखा था। सर वो बॉन्ड डिसोसिएशंस एनर्जीज पढ़ा था हमने, है ना? वही था ना? तो ये तो आपको बताना चाहिए अंसा। और इसमें वो पढ़ा था हमने, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और एक्सोथर्मिक और एंडो का बताया था आपने, प्लस क्या होता है माइनस क्या होता है। अब आपने बताना है ना, मैंने तो बता दिया था, अब आपने बताना है। हाँ ना, तो वही बता रही हूँ। ठीक जो है। एक्सो होते हैं ना वो हम्म, माइनस होते हैं, और जो एंडो होता है वो प्लस होता है। और क्या बस ये अंजा यही था। जावेद, अंजा जावेद, अंजा जावेद। अलीजा बशारत। जी सर। जी अलीजा, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या उसमें से आपने सीखा था? सर हमने स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा था कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। इसके बाद हमने फॉसल फ्यूल्स वगैरह में हमने देखा था, उनके रिएक्शंस देखे थे, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है। तो किस वक्त बॉन्ड एंडोथर्मिक होते हैं, किस वक्त एक्सोथर्मिक होते हैं? सर जब हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक होते हैं और साइन नेगेटिव होता है, और जब जो हीट है वो हमें देनी पड़ती है, सप्लाई करते हैं, तो एंडोथर्मिक होते हैं और पॉजिटिव साइन होता है। एक्सो के लिए नेगेटिव साइन होता है और हीट रिलीज होती है, और एंडो के लिए पॉजिटिव साइन और हमें हीट सप्लाई करना पड़ती है। किस वक्त एनर्जी को रिलीज करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किस वक्त एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं? सर जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो ये कंपाउंड बनाते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है। जी मोहम्मद उस्मान। यस सर। जी इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था मोहम्मद उस्मान? सर हमने यही पढ़ा था। बस? यस सर। रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, ये चीज हमने नहीं पढ़ी थी। सर मुझे यहाँ तक ही याद है। ओके उस्मान। मोहम्मद उसामा। यस सर। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो कौन सा रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है? सर हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक होगा तो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा रिएक्टेंट से। अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा तो वो एंडोथर्मिक होगा। ये पढ़ा जी था। अलीजा, जी अलीजा। जी सर, वही जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कम एनर्जी वाले स्टेबिलिटी की तरफ होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ स्टेबिलिटी का फैक्टर हमने चेक कर लिया था कौन से, और इसके साथ हमने ये देख लिए थे कि सर बरीरा। एग्जाम्पल दी आपने अर्निंग वाली।
बरीरा, जी सर। बरीरा ये बताएं कि बॉन्ड को जिस वक्त बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में कौन से पॉइंट हैं जिनको हम माइंड में रखते हैं और उसकी बेस पर बताते हैं कि ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड वीक है, ये बहुत वीक है। सर हम एटॉमिक रेडियस को देखते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को चेक करते हैं। अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और एनर्जी कम रिक्वायर होगी हमें। और इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो इसके इजी अलावा होगा बॉन्ड को ब्रेक करना। इसके अलावा सर इसके अलावा ओवर सर इतना ही याद है। जी नदीम, नदीम हसन। यस सर। जी इसके अलावा कौन सा पॉइंट है जिसकी बेस पर हम बता सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? सर स्टेबिलिटी, जब एक रिएक्शन जितना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा ना उसके प्रोडक्ट उतने ज्यादा स्टेबल होंगे, और जितना ज्यादा वो एंडोथर्मिक होगा उसके जो प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल होंगे। मैंने एक फैक्टर ये भी बताया था कि सबसे पहले आप लोगों ने ये चेक करना है कि उसके दरमियान मल्टीपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को हमने ज्यादा वेटेज देनी है, नंबर 1 पर रखना है कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा ही एनर्जी रिक्वायर होगी। उसके बाद हमने सिंगल बॉन्ड को देखना है कि सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना जो है वो आसान है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट यानी कि एटॉमिक रेडियस पर जाना है और उसके बाद लास्ट में जाकर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर जाना है। सबसे पहले जो हमने वेटेज देनी है वो मल्टीपल बॉन्ड को देनी है कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। उसके बाद अगर इसमें डिफरेंशिएट नहीं होता तो उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा एटॉमिक रेडियस आता है। और अगर हम एटॉमिक रेडियस की बेस पर भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो देन हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर जाएंगे। अदरवाइज अगर पहले से डिफरेंशिएट हो जाता है तो उस कंडीशन में हम उससे ही जस्टिफाई करेंगे। ठीक है। इसके बाद आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों का है कि आप लोग रिएक्शन के बारे में किस तरह बता सकते हो कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंट्रोपी क्या होता है। इंट्रोपी जो है वो प्रोसेस है या ऐसा अमल है जिसको हम कहते हैं कि इस सिस्टम में जितनी रैंडमनेस ज़्यादा होगी, मुदाखलत ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि उसमें इंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। जिस तरह अगर आप लोगों की क्लास को मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ और आप अपनी मर्जी से बातें करना शुरू कर देते हैं तो वो जो है रैंडमनेस है, जिसकी वजह से आपके क्लास के जो ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, वो टोटल ख़राब होता है। और उसका मतलब है कि उसमें इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है। इंट्रोपी जो है सॉलिड फॉर्म के मॉलिक्यूल्स में सबसे कम होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है और सबसे ज़्यादा इंट्रोपी जो है गैस फॉर्म के मॉलिक्यूल्स में होगी। और इंट्रोपी डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि इंट्रोपी ज़्यादा होगी, और अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो इसका मतलब है कि इंट्रोपी कम होगी। इस तरह हम कहते हैं कि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ जो है, अगर क्लास की स्ट्रेंथ कम है तो उस कंडीशन में स्टूडेंट जो है आसानी से क्लास को अटेंड कर सकते हैं और उसमें ना ही कोई यानी कि बात करता है, ना ही क्लास के सिस्टम को जो है वो ख़राब करते हैं। लेकिन अगर क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो 200 तक चली जाती है तो उस कंडीशन में स्टूडेंट जो है आपस में ही बातें करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके क्लास का सिस्टम जो है वो ख़राब होता है। इसका मतलब है कि इंट्रोपी जो है
डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी है, क्योंकि अगर एनर्जी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उनके अंदर इंट्रॉपी भी ज़्यादा होगी। जिस तरह हम सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं और लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में बेसिकली हम उनकी एनर्जी को इन्हांस करते हैं, और जिस वक्त उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में उनकी एंट्रोपी जो है वो भी इंक्रीज होगी। इसलिए हम कह सकते हैं जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उनकी उनमें रैंडमनेस ज़्यादा होगी, जितनी रैंडमनेस ज़्यादा होगी इसका मतलब है एंट्रोपी ज़्यादा। जी साहब। सर एनर्जी हम मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में जो होती है उसकी बात कर रहे हैं ना? एटम्स की खुद की, एटम्स की खुद की, ओके सर। क्योंकि बेसिकली जब भी हम सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को इन्हांस करते हैं, और उसी वजह से वो मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉलिड से लिक्विड फेज में और लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। एंट्रोपी किस कंडीशन में इंक्रीज होगी, किस कंडीशन में एंट्रोपी जो है वो कम होगी, किस कंडीशन में ज़्यादा होगी। यस सर। इसके बाद सेकंड फैक्टर है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो खुद ब खुद होता है, या जिसको एक दफ़ा हम स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद वो कंटिन्यूसली होता रहता है। जिस तरह मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाना जो है वो स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि मुझे एक दफ़ा टाइम टेबल मिल गया है और उसके मुताबिक मैंने आप लोगों को हर वीक में 2 दफ़ा क्लासेस को पढ़ाना है। अब ये पूरे सेमेस्टर तक मैं पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट जो है उनकी मर्जी होती है, वो बाज़ दफ़ा क्लास को अटेंड करते हैं, बाज़ दफ़ा सिर्फ अटेंडेंस लगवाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा जो क्लास को अटेंड ही नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को क्लास अटेंड करने का जो सिस्टम है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो खुद ब खुद नहीं होता, जिसको बार बार फोर्स करना पड़ता है कि भाई काम करो काम करो। जिस तरह आप लोगों को पढ़ने का तरीका है, अगर आप लोगों को क्विज़ेस या मिड या फाइनल आप लोगों के ना हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इन किताबों को पढ़ना ही नहीं है। तो बेसिकली ये मिड या क्विज़ेस जो हैं वो आप लोगों को इनिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ना है। इसका मतलब है कि आप लोगों को बार बार मोटिवेट, आप लोगों को बार बार कहा जाता है, आप लोगों को फोर्स किया जाता है कि आप लोग पढ़ो आप लोग पढ़ो, लेकिन आप लोग फिर भी जो है कुछ पढ़ते हैं, कुछ जो है स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं फिर भी, जिनकी वजह से जो पढ़ते हैं उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उनके मार्क्स जो हैं वो फिर ऐसे ही आते हैं। तो वो वाले रिएक्शन जिनको प्रोसीड करवाने के लिए हम एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनको हम डिसकंटिन्यूअस या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे प्रोसेस जिनको हम एक दफ़ा स्टार्ट कर देते हैं या खुद ब खुद होते रहते हैं उनको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। अब हम किस तरह बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। ये हम बताते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की बेस पर, कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो प्लस फॉर्म में है या नेगेटिव फॉर्म में। अब गिब्स फ्री एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं इंथाल्पी चेंज और इंट्रॉपी चेंज की वैल्यू से, क्योंकि हमारे पास मैथमेटिकली ये इक्वेशन है जिसकी मदद से हम गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हासिल करते हैं, और डेल्टा जी से हम गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एच यहाँ पर जो है वो एंथैल्पी चेंज है, डेल्टा एस जो है वो इंट्रॉपी चेंज है, और टी जो है यहाँ पर टेम्परेचर है।
और इस कंडीशन में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास दो चीजें चेंज हो सकती हैं, एक इंथाल्पी की वैल्यू चेंज हो सकती है और इसके साथ जो है वो एंट्रोपी की वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू प्लस फॉर्म में हासिल होगी तो इसका मतलब है कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में हासिल होगी इसका मतलब है कि स्पॉन्टेनियस है। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू प्लस फॉर्म में हासिल होती है और वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में हासिल होती हैं, तो उनकी बेस पर हम बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा या स्पॉन्टेनियस होगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हमने ये देखना है कि ये किस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास इंथाल्पी चेंज की वैल्यू प्लस फॉर्म में, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में हासिल हो, और इंट्रॉपी चेंज की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में हासिल हो, तो उस कंडीशन में इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि डेल्टा एच की वैल्यू भी प्लस फॉर्म में है और टी डेल्टा एस की वैल्यू भी प्लस फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में दोनों का सम करेंगे और हमारे पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में हासिल होगी। इसका मतलब है जिस वक्त हमारे पास इंथाल्पी चेंज प्लस फॉर्म में होगी और इंट्रॉपी चेंज नेगेटिव फॉर्म में होगी, तो इसका मतलब है हमारे पास रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। जी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव फॉर्म में है, ग्रेटर देन 0 है, तो उस कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, क्योंकि इस कंडीशन में हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्लस फॉर्म में। और अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है, और आप लोगों को पता है एनर्जी रिलीज करेगा तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। इसी वजह से अगर डेल्टा जी की वैल्यू प्लस फॉर्म में होगी इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में है तो उस कंडीशन में जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा। अब हमने ये चेक करना है कि डेल्टा एच की वैल्यू प्लस में हो या माइनस में हो, डेल्टा एस की वैल्यू प्लस में हो या माइनस में हो, तो उस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में हासिल होती है या नेगेटिव में हासिल होती है। अगर पॉजिटिव में हासिल होगी तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास रिएक्शन या प्रोसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर नेगेटिव में हासिल होगी तो इसका मतलब है कि प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है। अब हमने देखा है कि अगर आप लोगों के पास प्रोसेस, आप लोग रिएक्शन करते हो या प्रोसेस जो भी आप लोग उसको अप्लाई करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इंथाल्पी चेंज की वैल्यू प्लस फॉर्म में हासिल होती हो और इंट्रॉपी चेंज जो है वो नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगी, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसके साथ अगर आप लोगों के पास इंथाल्पी चेंज जो है वो प्लस फॉर्म में हो और इंट्रॉपी चेंज भी प्लस फॉर्म में हो, तो इंट्रॉपी चेंज की वैल्यू भी आप लोगों के पास प्लस फॉर्म में हासिल होती है, तो उस कंडीशन में डिपेंड करता है डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा है या टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास साइन जो है वो प्लस का आएगा, और अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास साइन जो है वो नेगेटिव का आएगा। तो इस कंडीशन में आप लोगों ने ये लिखना है, अगर आप लोगों के पास डेल्टा एच की वैल्यू भी प्लस में हो और डेल्टा एस की वैल्यू भी प्लस में हासिल होती है, तो उस कंडीशन में अगर डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा है और टी डेल्टा एस की वैल्यू स्मॉल है तो उस कंडीशन में आपके पास प्लस साइन हासिल होगा, और अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा है
और डेल्टा एच की वैल्यू कम है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास माइनस का साइन हासिल होगा। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों के पास टी डेल्टा एस की वैल्यू से डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर होगी तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से ज्यादा है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, इसके साथ अगर आप लोगों के पास डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव फॉर्म में हो और टी डेल्टा एस की वैल्यू प्लस फॉर्म में हो तो उस कंडीशन में भी अगर आप लोगों के पास डेल्टा एच जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, सॉरी, और अगर डेल्टा एस जो है उसकी प्लस फॉर्म में है तो इन दोनों की कंडीशन में आप लोगों के पास आंसर जो है वो नेगेटिव फॉर्म में ही हासिल होगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव वैल्यू है और इसकी वैल्यू जो टोटल है डेल्टा एस की वैल्यू प्लस में भी होगी तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही वैल्यू हासिल होगी। तो इस केस में आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगी। इसका मतलब है कि इस केस में जिस वक्त आप लोगों के पास डेल्टा एच जो है वो प्लस फॉर्म में हो और टी डेल्टा एच, सॉरी, डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव फॉर्म में हो, डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास नेगेटिव साइन में ही वैल्यू हासिल होगी। और नेगेटिव साइन में वैल्यू हासिल करने का मतलब है कि आप लोगों के पास रिएक्शन जो है, प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है। इसके बाद अगर आप लोगों के पास ये वैल्यू भी नेगेटिव में है और डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव में है, यानी कि दोनों वैल्यू नेगेटिव में हो, तो उस कंडीशन में अगर आप लोगों के पास इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि नेगेटिव को इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू प्लस में होगी, यानी कि टी डेल्टा एस की वैल्यू प्लस में होगी और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में होगी। तो इस कंडीशन में अगर आप लोगों के पास टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होगी डेल्टा एच से तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्लस में वैल्यू हासिल होगी, जिसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर आप लोगों के पास डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एच से ग्रेटर होगी तो उस कंडीशन में वैल्यू आप लोगों के पास नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगी, और जिस वक्त ये नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगी इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है आप लोगों के पास प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है। अब ये बेसिकली 4 पॉइंट हैं कि किस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव में होगी और किस कंडीशन में आप लोगों के पास पॉजिटिव में होगी, और इसकी बेस पर आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और ये पॉइंट यहाँ पर जस्ट सिंपल जो है वो बताए हुए हैं कि किस कंडीशन में जो है इंथैल्पी नेगेटिव में होगी तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है, और इंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में होगी तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है। जी अलीजा। सर यहाँ लिखा है स्पॉन्टेनियस जब होगा फेवर्ड बाय डिक्रीज इन एच। जब ये तो अभी आपने बताया कि अगर एच की वैल्यू माइनस होगी और एंट्रोपी भी माइनस होगी, तो अगर एच की तो वैल्यू ज्यादा होगी तो इसके साथ स्पेसिफिक कंडीशन भी है, मैंने यहाँ पर जो दी है वो स्पेसिफिक कंडीशन भी बताई है। तो जिस वक्त दोनों नेगेटिव में है तो उस कंडीशन में फिर आप लोगों ने ये भी बताना है कि टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा है या इंथैल्पी चेंज की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि सिंपल अगर नेगेटिव नेगेटिव की बेस पर हम बताते हैं तो उस कंडीशन में हम एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि इंथैल्पी जो है ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस को होगा, क्योंकि उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि आप लोगों के पास वैल्यू जो है इसकी ज़्यादा हासिल हो जाए, और जिस वक्त इसकी वैल्यू ज़्यादा हासिल होगी तो ये नेगेटिव में है और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव में है, इस नेगेटिव को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी, और जिस वक्त ये वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू से ग्रेटर होगी तो आंसर तो हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में हासिल हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जब मैंने
ये जो हम कंडीशन को साथ में इसमें मेंशन करते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को डायरेक्ट ही वो पॉइंट शेयर नहीं किए थे, क्योंकि उसमें से आप लोगों को ये चीज क्लियर नहीं होनी थी कि आप लोगों के पास किस कंडीशन में आप लोगों के पास गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव फॉर्म में होगी और किस कंडीशन में प्लस फॉर्म में हासिल होगी, क्योंकि उसमें डायरेक्ट ही लिखा हुआ है कि ये होगा तो तब यानी कि स्पॉन्टेनियस हो सकता है, अगर ये होगा तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने चीज को आप लोगों को मेंशन किया है, उसमें मैंने आप लोगों को कंडीशन को भी साथ में मेंशन किया है कि किस कंडीशन में ये स्पॉन्टेनियस हो सकता है, अगर दूसरी कंडीशन है तो उस कंडीशन में ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो आप लोगों ने ये कंडीशन साथ में मेंशन करनी है, ठीक है जी सर, समझा। जी अलीजा, जी सर, समझ आ गई। समझ आ गई है ना? तो जी इसके सर। बेस पर आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। और ये जो है थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, जिसमें हम शुरू में हमने पढ़ा था कि भाई थर्मोडायनामिक की बेस पर हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन होता है या नहीं होता है, या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है या नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। जी साहब। सर अगर लाइक एग्जाम वगैरह में एच और एस की वैल्यू हमें गिवन होगी ना सर, तो सर हम सिंपल इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डेल्टा जी की वैल्यू के बेस पे नहीं बता सकते कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, कंडीशन क्लास में मेंशन करनी है। लाइक अगर नहीं, डेल्टा जी वहां पर पॉजिटिव अगर आएगा तो नहीं, अगर वैल्यू गिवन होगी तो आप लोगों ने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, जो भी वैल्यू हासिल हो जाएगी नेगेटिव में हो चाहे प्लस में हो, तो उसमें तो आप लोग सिंपलीफाई आप लोग कर सकते हो। जी अगर आप सर। लोगों से डायरेक्ट ये कहा जाए कि फेज चेंज हो रहा है इसमें, इसका लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये मेंशन ना किया जाए कि एंट्रोपी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो तो आप लोगों को खुद बतानी होगी फिर। जी और सर। एंथैल्पी चेंज जो है उसकी वैल्यू दे दी जाए, उसमें तो सिंपल आप लोगों ने जस्ट कैलकुलेशन करनी होगी, कैलकुलेशन के बाद डायरेक्ट ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों के पास वैल्यू पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। उससे तो आप लोग डायरेक्ट ही बता सकते हो। ये कंडीशन उस कंडीशन में है कि जिस वक्त आप लोगों को जस्ट ये पूछा जाए, आप लोग ये बताओ, वो कंडीशन आप लोगों को जस्टिफाई करो जिसकी बेस पर आप लोग बता सकते हो कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने ये कंडीशन जो हैं उनको मेंशन करना है। अदरवाइज मेथड जो मैथ या न्यूमेरिकल आता है तो उस कंडीशन में आप लोगों को इनको जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे आप लोगों ने वैल्यू ओके पुट सर। करनी है और जो वैल्यू हासिल होगी वही आपका आंसर होगा, ठीक है ओके सर। जी अलीजा। सर, आप हम इसी इक्वेशंस देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल डेल्टा एच की वैल्यू -10 है और डेल्टा एस टी की जो भी वैल्यू उनका हम कैलकुलेट करके वो आंसर +6 आ जाता है या कोई भी आ जाता है, लेकिन आंसर नेगेटिव में आते हैं। तो सर अगर इसमें तो डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन यहाँ लिखा है कि अगर एच की वैल्यू डिक्रीज होगी तो फिर स्पॉन्टेनियस होगा। लाजमी नहीं है, मैंने कहा है कि कंडीशन जिस वक्त अप्लाई करते हैं उसमें सिर्फ 2 चीजें ही मेंशन की हैं, ज्यादा चीजें मेंशन नहीं की हैं। जो ऊपर वाले जो पॉइंट हैं उसमें ये कंडीशन जो मैं आप लोगों को अलग अलग बता रहा हूँ उसमें ये चीज मेंशन नहीं है, ठीक है ये वाली। अब इसमें ये कंडीशन ये ज्यादा होगी या ये ज्यादा होगी, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है स्लाइड में, क्योंकि बुक में ये 2 पॉइंट ही दिए थे। लेकिन सही एक्सप्लेनेशन उस वक्त ही होती है जिस वक्त आप लोग इसकी कंडीशन को अप्लाई करोगे, क्योंकि कंडीशन की बेस पर आप लोग इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो। आप लोगों की जो रेफरेंस बुक है उसमें ये पॉइंट इसी तरह दिए हुए हैं, लेकिन अगर इससे अलावा कोई और बुक जो रेफरेंस आप लोगों को रेफरेंस बुक दी हुई है, अगर आप लोग उसको फॉलो करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये जो मैं आप लोगों को मेंशन कर रहा हूँ कंडीशन, ये उसके अंदर मेंशन की हुई है कि अगर आप लोगों के पास प्लस में हो या माइनस में हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने साथ में ये भी बताना है कि इसकी वैल्यू ज्यादा है या इसकी वैल्यू ज्यादा है, और तब ही आप लोग बता सकते हो कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। जी सर, ये समझ आप साथ लिखा हुआ उन्होंने कि डिक्रीज का मतलब है नेगेटिव एच और इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव एच।
तो इसका मतलब फिर ये डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा, अगर ये एज कम होगा तो फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और तो तब स्पॉन्टेनियस होगा। और जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो डेल्टा और एस नेगेटिव होगा, डेल्टा एस नेगेटिव, तो फिर आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा और फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्योंकि इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहता हूँ स्लाइड में हम जस्ट जो है वो पॉइंट को लिखते हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। अगर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा स्लाइड बन जाती है, तो स्टूडेंट भी स्लाइड को देखकर डर जाते हैं, कहते हैं इतनी ज़्यादा स्लाइड, इसको हम किस तरह पढ़ेंगे। इसलिए हम स्लाइड्स में जस्ट पॉइंट को लिखते हैं, जो जिन पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन करना होता है, और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बुक के अंदर दी होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोगों ने स्लाइड को पढ़ना है, लेकिन आप लोगों ने बुक को फॉलो करना है, क्योंकि बुक में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है और हम जो है यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स लिखते हैं, बाकी उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो खुद याद करके आप लोगों को सिखाते हैं। ठीक है जी सर। ये चीज़ क्लियर है? यस सर। तो इसके बेस पर हम आसानी से बता सकते हैं कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसके साथ एक और कंडीशन है, जिस वक्त आप लोगों के पास इसकी वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू 0 हासिल होती है, तो उस कंडीशन में हम प्रोसेस को कहते हैं, रिएक्शन को कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अगर आप लोगों के पास इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल आती है 0 पे, यानी कि इसकी वैल्यू आप लोगों के पास 0 के इक्वल हासिल हो जाती है। अब ये वैल्यू 0 जो है ना ही नेगेटिव में है ना पॉजिटिव में है, तो इस कंडीशन में हम इसको कहते हैं कि ये रिएक्शन, ये प्रोसेस जो है वो आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम स्टेज में है। जी साहब। सर मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है फिर अगर 0 है तो? हाँ रिवर्सिबल है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ना इंटरनल, जितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है उसी लिहाज से आप लोगों के पास इंट्रोपी भी चेंज हो रही है। और इसका इफेक्ट किस तरह है, हम इसके इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं कि अगर ये वैल्यू जो है जो नेगेटिव में है, इसको हम सिंपली दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास यही इक्वेशन जो है वो होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। ठीक है, और अगर हम इसको फर्दर रीअरेंज करते हैं, इस डेल्टा एस को इधर लेकर जाते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है टी इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। इसका मतलब है कि जितने आप लोगों के पास टेम्परेचर की वैल्यू चेंज आएगी, या ये कह सकते हो जिस रेशो से आप लोगों के पास इंथैल्पी चेंज होगी, उसी रेशो के साथ आप लोगों के पास इंट्रोपी की वैल्यू भी चेंज होगी। और जिस वक्त हम इनके रेशो निकालेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल आएगी। यानी कि अब अगर आप लोग, जिस तरह आप लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा है, चार्ल्स लॉ पढ़ा है, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा है, उसमें आप लोग कहते हो जिस वक्त हम इन दो चीजों का रेशो निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो कांस्टेंट के इक्वल आती है। इसी तरह है ना जी जी? सर दोबारा बताएं। जिस तरह आप लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा है ना, बॉयल्स लॉ याद है या नहीं है? आप लोगों ने ये पढ़ा है कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस सर। यस सर। कांस्टेंट, Yes. इसका मतलब है कि जिस रेशियो से प्रेशर इंक्रीज होगा उसी रेशियो से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो है कांस्टेंट ही आती है। इसी तरह है ना, यहाँ पर भी सेम केस है कि जिस वक्त आप लोग जिस रेशियो के साथ आप लोगों के पास इंथैल्पी चेंज की वैल्यू इंक्रीज होगी,
उसी रेशियो के साथ आप लोगों के पास इंट्रोपी चेंज की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इन दोनों के रेशियो की वैल्यू जो है वो हमारे पास कांस्टेंट हासिल होगी। और ये वो कंडीशन है जिस वक्त हमारे पास रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम स्टेज में जितनी इंथैल्पी की वैल्यू चेंज होगी उसी रेशियो के साथ हमारे पास इंट्रोपी की वैल्यू भी चेंज होगी, और जिसकी रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हासिल होगी, वो चेंज नहीं होगी। इससे हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर जिस रेशियो के साथ इंथैल्पी वैल्यू चेंज होती है उसी रेशियो से आप लोगों के पास इंट्रोपी की वैल्यू भी चेंज होती है। अगर इंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है इंट्रोपी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर इंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि इंट्रोपी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, और ये इक्विलिब्रियम की स्टेज होगी। जी अलीजा। सर इसके मुताबिक तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो इंट्रोपी की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन टेम्परेचर के इंक्रीज होने से तो इंट्रोपी इंक्रीज होती है ना। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंट्रोपी इंक्रीज होगी। जी सर, लेकिन इस इक्वेशन में तो वो लेकिन रिवर्स ये है ना, मैंने ये कहा कि रिवर्स टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंट्रोपी इंक्रीज होगी, तो इसके साथ टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। जितनी ये इंक्रीज होगी इतनी ही इंक्रीज जो है इंथैल्पी होगी। सपोज कि आपके पास इंथैल्पी की वैल्यू जो है 10 है और इंट्रोपी की वैल्यू जो है आप लोगों के पास 2 है। अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जिस रेशियो के साथ आप लोगों के पास ये इंथैल्पी की वैल्यू चेंज होती है उसी रेशियो से आप लोगों के पास इंट्रोपी की वैल्यू भी चेंज होगी। सपोज ये वैल्यू डबल होती है 20 होती है तो इसके साथ इंट्रोपी की वैल्यू भी 20 होगी, यानी कि 2 टाइम्स होगी, यानी कि डबल होगी तो 4 हो जाएगी। तो जिस वक्त हम इनका रेशियो निकालते हैं तो वो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 1 के इक्वल ही आता है। इसका भी 5 डिवाइडेड बाय 1 के इक्वल आएगा, और इसको भी जिस वक्त हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो भी 5 डिवाइडेड बाय 1 के इक्वल आता है। इसका मतलब है कि जितनी इंट्रोपी इंक्रीज हो रही है उसी रेशियो के साथ हमारे पास इंथैल्पी चेंज जो है वो भी हासिल हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास रेशियो इनकी वैल्यू का जो रेशियो हासिल होगा वो सेम ही हासिल होगा। जी सर, इस बात की समझ है कि रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगा, लेकिन सर मैं जी। कह रही हूँ कि टेम्परेचर इसमें तो दिखाया गया है कि इन्वर्स रिलेशन है एंट्रोपी का और टेम्परेचर का। इस इक्वेशन में जी सर, लेकिन इनका तो डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। और ये डायरेक्ट ही रिलेशन है। जिस वक्त ये चीज जब भी आप लोग किसी भी इक्वेशन को लिखते हो तो उस कंडीशन में ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर अगर अबव लेवल पर यानी कि इक्वल इसमें वैल्यू होगी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इस साइन को हम खत्म करते हैं, प्रोपोर्शनल इक्वल के साइन को खत्म करते हैं, ये हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एस। इसको लिख सकते हैं ना, ये वाली यस चीज जो सर। है ये आप लोगों के पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के इक्वल हो जाती है। तो ये इनवर्स तो नहीं हुई, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हुई है ना। एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, अगर पहली वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। तो उस कंडीशन में भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। सर मैं डेल्टा एच और डेल्टा एस की नहीं, टी की और डेल्टा एस की बात कर रही हूँ, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। टेम्परेचर और इंट्रोपी चेंज की वैल्यू को, जी सर। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट फैक्टर है। ओके सर। जी सर। कि जिस तरह हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई ये चीज इतनी ही होगी, इसके अलावा हम इसको चेंज नहीं करेंगे, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करने के लिए जिस तरह हम स्पेसिफिक कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है एज ए कांस्टेंट यूज हो रहा है, ये वेरिएबल नहीं है। जी सर, समझ आ गई। ठीक है।
जी, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है कि अगर आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव में हासिल होती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। अगर आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा, ना ही वो स्पॉन्टेनियस हम उनको कहेंगे, ना ही उसको नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे। इसके साथ अगर आप लोगों के पास प्रोसेस में डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि प्लस फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में हम उसको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, इसके साथ न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड। जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, इसमें सबसे पहले एग्जांपल ये है। जिन्होंने कहते हैं कि आप लोगों ने इथीन गैस का रिएक्शन करवाना है ब्रोमीन के साथ, जिसके जरिए आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट बनता है और ये लिक्विड फॉर्म में बनता है। ये आप लोगों के पास गैस फॉर्म में है और ये आप लोगों के पास लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट बनता है। तो आप लोगों ने ये बताना है कि एंट्रोपी इसमें इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। जिससे मैं पूछूंगा उसने ही आंसर देना है। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान, मोहसिन फारूक, और क्लास से गायब स्टूडेंट, अक्सा, अंजा जावेद, कनीज फातिमा। यस सर। जी कनीज, इसमें से एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? जी अलीजा। सर पहले में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है क्योंकि गैस की एंट्रोपी गैसेस के मालिक्यूल में ज़्यादा रैंडमनेस होती है और लिक्विड में कम होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और सेकंड में? सर सेकंड में भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि पहले 9 मोल है, दोनों साइड पे गैस है, पहले 9 मोल है और बाद में 10 मोल है। नंबर ऑफ मोल्स की इंक्रीज होने से एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उस कंडीशन में साइन नेगेटिव होगा या सर पॉजिटिव होगा? जी साहब। सर जो पहले इक्वेशन है उसमें H2C इज इक्वल टू है या प्लस है? H2C जो है डबल बॉन्ड ये, अच्छा ये डबल बॉन्ड या है। डबल बॉन्ड है। ओके ओके सर ओके। इथीन में डबल बॉन्ड होता है ना। जी सर, पहले में नेगेटिव हो गया, दूसरे में पॉजिटिव हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस बेस पर अगर कोई भी इक्वेशन या रिएक्शन आप लोगों के पास आ जाता है तो उसको आप लोग उसके फेज की बेस पर और नंबर ऑफ मोल्स की बेस पर ये बता सकते हो कि रिएक्शन जो है वो उसमें एंट्रोपी जो है इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। और उसके साथ आप लोग ये बता सकते हो कि उस कंडीशन में एंट्रोपी की वैल्यू प्लस में होगी या माइनस में होगी। इसके साथ एक और एग्जांपल है। बुक है सभी के पास? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट तो क्लास से गायब ही है। सर है बुक। जी सर, बुक है पास। चलें ये बताएं कि इसमें एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज हो इसके साथ आप लोगों ने
जो एग्जाम्पल एसिटाइलिन गैस का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, जिसके जरिए आप लोगों के पास इथेन गैस बनती है। यानी कि आप लोगों के पास जो रिएक्शन है मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ, और आप लोगों ने जिससे मैं पूछूंगा उसने बताना है कि इसमें एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अंसा याकूब, अंसा याकूब, अजवा मनाल, अजवा मनाल, अजवा मेरी आवाज आ रही है आपको? बरीरा, जी सर। जी सर, ये जो रिएक्शन है इसमें एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? सर आई थिंक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। किस तरह? सर इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं चेंज नहीं हो रहे। नदीम हसन, नदीम हसन, यस सर। जी नदीम, इसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? मेरे ख्याल से एंट्रोपी जो है ना वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक होके तो नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है सिंगल से। तो यार हम इंथैल्पी की बात नहीं कर रहे, हम एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। क्योंकि एंथैल्पी में हम ये बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में या डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो रहे हैं वो चेक करते हैं। एंट्रोपी में जस्ट हम उनके फिजिकल अपीयरेंस और नंबर ऑफ मोल्स को ही चेक करते हैं। जी मुज़य्यन, सर इसमें एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड पे कम है, रिएक्टेंट साइड पे नहीं है, इस वजह से रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है इनमें। इसमें जिस वक्त हम फेज को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट की स्पीशी और प्रोडक्ट की स्पीशी दोनों ही गैस फेज में है। इसका मतलब है कि गैस फेज की बेस पर हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते,
कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इसके बाद सेकंड फैक्टर आता है कि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं या नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में रिएक्टेंट वाली साइड पर आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 3 हैं, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड पर आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 1 है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं प्रोडक्ट का जो है वो कम है, रिएक्टेंट के ज्यादा है। इसका मतलब है कि एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है जिस वक्त आप लोगों के पास रिएक्शन की इंथाल्पी जो है अगर आप लोगों के पास इंथाल्पी की वैल्यू गिवन हो, एंट्रोपी चेंज की वैल्यू गिवन हो, तो उस कंडीशन में आप लोग किस तरह बता सकते हो कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये आप लोगों के पास एक एग्जांपल गिवन जिसमें कहता है कैल्शियम कार्बोनेट को आप लोग हीट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है। जी साहब। सर इसमें तो सिंपल हमने इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है और डेल्टा जी की वैल्यू से बता देना है स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। इसमें आप लोगों ने पहले जो है वो टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी सर? टी टेम्परेचर। ओके सर। सर वो तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर ही लेंगे ना? जी सर वो तो स्टैंडर्ड कांस्टेंट नहीं, ही ये है। आप लोगों ने कैलकुलेट करना है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की स्टेज है और उस कंडीशन में आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों का रिएक्शन यानी टेम्परेचर। इसके अलावा तो आप लोग डायरेक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इस न्यूमेरिकल में पूछा ही यही है कि आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम की स्टेज है और उस कंडीशन में आप लोगों के पास टेम्परेचर की क्या वैल्यू हासिल होती है। सर ये रिवर्सिबल रिएक्शन ये है? दिया हुआ है। सॉरी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है अगर इक्विलिब्रियम पे तो? इक्विलिब्रियम का मतलब रिवर्सिबल नहीं होता हर जगह पर। रिवर्सिबल का यहाँ पर जो फैक्टर है वो ये है कि इनके रेशो जो है यानी कि जिस रेशो से इंथाल्पी की वैल्यू चेंज होगी उसी रेशो से एंट्रोपी की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है। वो कहता है इक्विलिब्रियम की स्टेज है यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास 0 हासिल हो रही है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस न्यूमेरिकल के अंदर टेम्परेचर की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है और आप लोगों ने इक्वेशन अभी पढ़ी थी जिसके मुताबिक टी जो है वो इक्वल होता है डेल्टा एच ओवर डेल्टा एच। यहाँ पर दोनों की वैल्यू गिवन है, जैसे आप लोगों ने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोगों के पास इसकी आंसर जो है वो हासिल हो जाएगा। सर 11.4.3। सर -1.1। 1120। जी सर सर ये जो 11.14। 160 है इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे ना? जी सर मेरा 11.14 ही आया है। 11.14 ही आया। यस सर, ये यस आंसर सर। आया है उसका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड आप लोगों के इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं। इसके साथ सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाएं जिसमें वो न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए हैं। ये स्लाइड मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा।
नहीं सर, मैंने पूछना था कि इसमें हमने टेम्परेचर फाइंड करना है, लेकिन डेल्टा जी की वैल्यू क्यों फाइंड की है? आप कह रहे थे इसलिए ना कि बस आप लोगों ने ये बताने के लिए कि इस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसके बारे में बताने के लिए उसने कहा है। ओके सर। कि आप लोग अगर इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू क्या हासिल होती है, तो उसके बेस पर आप लोगों ने बता देना है कि ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसमें वो कहता है कि अगर आप लोगों के पास एसटीपी कंडीशन हो तो उस कंडीशन में यही रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो आप लोग बताओ। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने जस्ट इसके टेम्परेचर की वैल्यू एसटीपी पर आप लोगों को पता है 25 होती है, एच की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है, इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, जो भी वैल्यू हासिल होगी उसकी बेस पर प्लस में हासिल होगी तो इसका मतलब है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ठीक है जी सर। इसका मतलब है कि आप लोगों के न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर के हो गए और चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10। गैसेस की प्रॉपर्टीज। प्रीवियस चैप्टर में से किसी ने कुछ पूछना है लास्ट टॉपिक में से तो आप लोग पूछ सकते हो। सर फिर हम ये एक अप्लाई है 9.24, उसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज टू मेक द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, तो वो वाला 9.24 अप्लाई है। एक मिनट 9 ओके इसमें क्या पूछना है आपने? सर इनका जो क्वेश्चन है कि शुड द टेम्परेचर बी इंक्रीज और डिक्रीज टू मेक द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, तो इसका क्या आंसर होगा? इसमें पहले तो पूछा हुआ है ना, व्हाट टेम्परेचर इज द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेज पर। यस सर, ये पूछा हुआ है, वो तो फाइंड इक्विलिब्रियम करना है ना। स्टेज। और ये तो सिंपली आप लोगों ने वही T इज इक्वल टू डेल्टा H ओवर डेल्टा S की इक्वेशन की वैल्यू पुट करनी है, तो उस कंडीशन में जो भी वैल्यू आप लोगों के पास हासिल होगी वो आप लोगों ने बता देना। इससे ऊपर वाला नहीं सर, यही वाला इसका, ये शुड द टेम्परेचर बी इंक्रीज और डिक्रीज, ये वाला क्वेश्चन बता दें। इसमें आप लोगों ने ये बता देना है, अगर इसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं जो आपके पास वैल्यू हासिल होगी, आपने यहाँ पर डेल्टा जो गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन है जिसके मुताबिक डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वैल्यू है, यहाँ पर आप लोगों ने ये दोनों वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद चेक करना है कि टेम्परेचर को अगर ज्यादा वैल्यू करते हैं, यानी कि 25 अगर रखते हैं, 25 से या जो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल हुई है सपोज वो हासिल हुई है 10, ठीक है, उस 10 के बाद आप लोग उसके 11 या 12 वैल्यू पुट करो उसी न्यूमेरिकल में, और उस कंडीशन में गिब्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, गिब्स की वैल्यू प्लस में हासिल होती है या माइनस में हासिल होती है। इसी तरह अगर 10 में हासिल हुई है तो आप लोगों ने उसके लो वैल्यू यानी कि 9 वैल्यू या 8 वैल्यू टेम्परेचर की, 9 वैल्यू या 8 वैल्यू जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में टेम्परेचर की वैल्यू हासिल हुई है उससे ज्यादा वैल्यू एक दफा पुट करके देखना है, और उससे कम वैल्यू एक दफा उसी न्यूमेरिकल में पुट करके चेक करना है। और फिर ये भी चेक करना है कि आप लोगों के पास गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में हासिल होती है या माइनस में हासिल होती है। ठीक है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा
कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस में जा रहा है या रिएक्शन टेम्परेचर को डिक्रीज करने से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट हो रहा है। समझ आई है या नहीं? आ गया सर। सर आ गई है। सर हमने खुद वैल्यूज अज्यूम करनी है ना बाद में? नहीं, आप लोगों के पास टेम्परेचर की वैल्यू जो हासिल होगी उसमें एक दो टेम्परेचर इंक्रीज करके चेक कर लो, वेरीफाई हो जाएगा उधर से। ओके सर। ठीक है, जो वैल्यू आपके पास हासिल होगी टी की, उसमें 1 या 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऐड करके फिर उसकी कैलकुलेशन कर लो, और उतनी ही 2 डिग्री सेल्सियस उससे कम करके फिर उसमें ऐड करके फिर चेक कर लो। उधर से आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू जो है नेगेटिव की तरफ जा रही है या पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रही है। अगर पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम से नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो रहा है, और अगर वो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेज से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो रहा है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वो पॉजिटिव में हो रही है या डिक्रीज करने से, तो उधर से हमें इंडिकेशन हो जाएगी कि रिएक्शन को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, या टेम्परेचर को जिस वक्त डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। समझ आ गई इस चीज की? यस सर। आज के साथ लेक्चर का टाइम भी कंप्लीट हो गया है। इसमें से अगर कुछ, जी जी सर जब एंट्रोपी हमारी नेगेटिव होगी और एच हमारा भी नेगेटिव होगा, तो हमारा जो जी होगा वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव नहीं, होगा? डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा है या डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा है। अगर सर दोनों की वैल्यू सेम हो, दोनों के मोल सेम हो हमारे पास, तो उस कंडीशन में तो आप लोगों के पास मोल पर डिपेंड नहीं करता, एंथैल्पी चेंज पर और एंट्रोपी चेंज पर डिपेंड करता है। तो दोनों के वैल्यू सेम आती हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो प्लस में है, और टी डेल्टा एच की वैल्यू आप लोगों के पास, सॉरी डेल्टा एच की वैल्यू आप लोगों के पास माइनस में है, और टी डेल्टा एच की वैल्यू आप लोगों के पास प्लस में हो जाएगी। तो दोनों के वैल्यू इक्वल हैं तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो जो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में होगी। सर नहीं, ये जो कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस 9.21 में दिया हुआ है सर, हम इसमें कैसे पता चलेगा? इसके अंदर सर खदीजा एंट्रोपी की क्लास, वैल्यू। मेरी ये बात सुने, क्लास में किस वक्त आई है खदीजा? सर क्लास में मैं स्टार्ट से हूँ सर, ये वाली मुझसे समझ नहीं आ रही मैं 9.21। ये कह रहा हूँ कि पूरी क्लास जो है अटेंटिवली अटेंड की है। यस सर। मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि डेल्टा एस और डेल्टा एच की वैल्यू दोनों नेगेटिव में हो तो उस कंडीशन में फर्दर कंडीशन अप्लाई होती है। वो कंडीशन क्या थी? खदीजा, हमने कंडीशन बनाई थी जिसके अंदर एच की वैल्यू ज्यादा होगी और टी चेंज इन टॉपिक की वैल्यू अगर कम होगी तो पॉजिटिव साइन होगा, ये वाली बताई थी। और डेल्टा एच की वैल्यू कम होगी और टी टॉपिक चेंज की वैल्यू ज्यादा होगी तो नेगेटिव साइन होगा। चलें खदीजा, वो बताएं कौन सी एग्जांपल थी? सर 9.21 कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस। 9.2 यस सर 9.21। 21 कंसेप्चुअल प्रैक्टिस। यस सर। इसमें पिक्चर दी हुई है और इसमें दिया हुआ है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल कम बन रहे हैं। जिस वक्त नंबर ऑफ मोल कम बनेंगे तो उस कंडीशन में एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज होगी।
इसके साथ इनकी एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब है कि सिर्फ जो इंटरनल एनर्जी इंट्रॉपी चेंज जो है उसकी बेस पर हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप लोगों का फ्री एनर्जी वो स्पॉन्टेनियस में होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस में होगी। इसमें जो उसने पूछा हुआ है वो ये कहता है कि आप लोग ये बताओ कि जो डेल्टा एच है उसकी साइन प्लस में होगा या माइनस में होगा, डेल्टा एच का साइन जो है वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, और डेल्टा जी का साइन जो है वो प्लस में होगा या माइनस में होगा। और साथ में वो ये कहता है कि ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, यानी कि रिएक्शन जो है वो खुद ब खुद हो रहा है। ठीक है, अब एक साइन का आपको पता है इंट्रॉपी चेंज, यानी कि इंट्रॉपी चेंज मॉलिक्यूल क्योंकि डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इंट्रॉपी चेंज जो है वो इसकी इनके प्लस में है या माइनस में है माइनस खदीजा? में। माइनस में सर माइनस में है, नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब है कि इंट्रॉपी चेंज की वैल्यू तो नेगेटिव में हो गई, और आप लोगों के पास जो इक्वेशन है वो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच है। अब वो कहता है कि जी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव में होगी, क्योंकि रिएक्शन उसने कहा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, अब डेल्टा जी की वैल्यू भी माइनस में है, इंट्रॉपी की वैल्यू भी माइनस में है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो प्लस फॉर्म में होगी, और प्लस फॉर्म में होगी इसके साथ टी डेल्टा एच की वैल्यू एच की वैल्यू से ग्रेटर होगी। उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। सर अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इंट्रॉपी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन गया और ये भी पॉजिटिव है, तो फिर सॉरी, आफ्टर पॉजिटिव। इंथैल्पी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, जी सर। इंथैल्पी चेंज की वैल्यू, जी सर। और इंथैल्पी वैल्यू जो है वो टी डेल्टा एच से ग्रेटर होगी। उस कंडीशन में आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगी, और उस कंडीशन में ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, इंथैल्पी चेंज की वैल्यू जो है वो भी माइनस में है, इंट्रॉपी चेंज की वैल्यू जो है वो भी माइनस में है, और इस कंडीशन में आप लोगों के पास इंथैल्पी की वैल्यू जो है वो टी डेल्टा एच से ग्रेटर है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन करना है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। जी साहब। सर अजवा का मैसेज आया था कि सर को कह दो कि उसका इंटरनेट नहीं चल रहा, उसने आपको मेल भी किया तो कहती प्रेजेंट लगा दे मेरी। वो कह रही है आपने आपको मेल कर दिया उसने। चलिए वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस क्लास में एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अजवा मनाल, जिस वक्त मैंने इससे क्वेश्चन किया था उस वक्त तो ये बोली ही नहीं थी। सर वो कह रही मोहम्मद है अफजल, बारिश हो रही है तो इंटरनेट खराब है उसका। मोहम्मद अफजल, ओके अफजल। इसके बाद निमरा सदीक, निमरा सदीक के बाद नूर, प्रेजेंट सर। नूर की भी अटेंडेंस होगी। समीउल्लाह, प्रेजेंट सर। ठीक है, आज की क्लास में नूर एब्सेंट है और इसके साथ निमरा सिद्दीक जो है वो एब्सेंट है। नूर प्रेजेंट है? सर मैं प्रेजेंट हूँ। ठीक है, निमरा सिद्दीक जो है वो एब्सेंट है अभी की क्लास में, बाकी स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट है। अब आप लोग लीव कर सकते हो।